फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। ये फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस एंड देयर एप्लीकेशन पे एमसीक्यू प्रॉब्लम। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज की डेट में सभी यूनिवर्सिटी जो है बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम ले रही है, और ऑनलाइन एग्जाम को लेने के लिए उन्होंने सबसे बेहतर जो प्लेटफॉर्म पाया है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से ट्रिक्स बताएंगे, साथ में आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे किस प्रकार से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड को देने के लिए पास इसको शेयर जरूर करें। साथ में यदि आप और भी नोटिफिकेशन चाहते हैं, फर्दर नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट ए, वेक्टर कैलकुलस एंड देयर एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट www.sonendragupta.com और www.sonendragupta.blogspot.com पर अगर आपने विजिट नहीं किया है तो विजिट कर ले, जिससे कि आपको इस पूरे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पीडीएफ लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैथ्स फॉर यू से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैथ्स फॉर यू 1 एंड मैथ्स फॉर यू 2 से। साथ में आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको हम यहाँ पर पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं वेक्टर कैलकुलस एंड देयर एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है किस प्रकार से हमारे पास थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या आपको यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं। वेक्टर फंक्शन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर एफ ऑफ टी से, जिसका मतलब होता है f1ti f2tj प्लस f3tk से। अब यहाँ पर सेकंड शब्द हमारा यूज किया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कई बार हमसे क्वेश्चन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने को कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर r है, पोजीशन वेक्टर है, जो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो v वेक्टर से या r डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है, या जिसको हम dr वेक्टर अपॉन dt से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें उसी का एक्सेलरेशन निकालना है तो वो वेक्टर a इक्वल टू होता है r डबल डॉट, जिसको हम dv वेक्टर अपॉन dt या d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार बच्चों यहाँ से हमसे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में पूछा जाता है। तो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ कर्व C एट पॉइंट T इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज v वेक्टर डॉट a कैप, है ना। यहाँ पर v वेक्टर डॉट a कैप हमें लिखना है। नंबर द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ कर्व C एट पॉइंट T इन द डायरेक्शन वेक्टर A वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस f3k इक्वल टू अल्फा वेक्टर इन डॉट ए कैप। नेक्स्ट हमारा है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है? द डेल ऑपरेटर इज अ वेक्टर फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड द मीनिंग ऑफ डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड होते हैं। अगर हमें किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। यहां पर हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले आपको ये सारा थ्योरी इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ओके, अब जैसे कि हम आउटपुट देख रहे हैं कि ग्रेडियंट जो फाई जो होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने लिखा हुआ था ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर फंक्शन, ये हमेशा एक वेक्टर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, हम ग्रेड फाई को अगर हम सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्रेड फाई इक्वल टू समेशन आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स। इवन अगर इसको चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज द समेशन जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई, या अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज द समेशन के कैप डेल फाई अपॉन ऑफ डेल जेड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। इफ फाई इज ए कांस्टेंट स्केलर पॉइंट फंक्शन तो उसका ग्रेडियंट अगर हम निकालेंगे तो वो हमेशा 0 मिलेगा। इफ ए कैप बी एनी यूनिट वेक्टर एंड पाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, डेल्टा इज वेक्टर ऑपरेटर। ध्यान दिया कि डेल्टा कौन सा है?
एक वेक्टर ऑपरेटर है, देन ए कैप डॉट डेल डॉट फाई इक्वल टू ए कैप डॉट डेल डॉट फाई के बराबर लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर फंक्शन। ध्यान दिएगा, यहां पर हमको दो ऑपरेटर और पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्जेंट और दूसरा है कर्ल। ये दोनों ही के दोनों हमारे पास जो वेक्टर ऑपरेटर होते हैं, ये दोनों के दोनों ऑपरेटर जो होते हैं वो वेक्टर फंक्शन पे काम करते हैं। डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर एफ जो होता है वो स्केलर फंक्शन कहलाता है, जबकि कर्ल ऑफ वेक्टर एफ जो होता है वो आपका एक वेक्टर फंक्शन कहलाता है। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर फंक्शन पर अगर हमें डाइवर्जेंट निकालना है तो वो लिखा था आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ वेक्टर। अगर हम यहाँ पर एफ वेक्टर की वैल्यू, अगर हम यहाँ पर एफ वेक्टर की वैल्यू f1 f2 f1 i प्लस f2 j प्लस f3 के लिखते हैं तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाइवर्जेंट एफ वेक्टर जो होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, डेल डॉट एफ वेक्टर या एफ वेक्टर डॉट डेल जो होते हैं वो इक्वल नहीं कहलाते हैं। डाइवर्जेंट एफ वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो समेशन आई डेल वेक्टर अपॉन डेल एक्स होती है। इसी को अगर हम चाहें, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया, इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज अ वेक्टर जे डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल वाई, या इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज अ के डेल एफ वेक्टर अपॉन डेल जेड। ओके, नेक्स्ट है सोलेनोइडल ऑफ वेक्टर फंक्शन। अगर हमें किसी भी वेक्टर फंक्शन का सोलेनोइड निकालना है तो वो हमेशा जीरो आता है, तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनोइडल इन द रीजन इन द रेंज आर या इन द रीजन आर, देन डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। या अगर हमारे पास वेक्टर एफ अगर सोलेनोइडल है तो डाइवर्जेंट एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर फंक्शन का अगर हमें कर्ल निकालना होता है तो उसको लिखने का तरीका होता है कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस एफ वेक्टर, जहां पर इसको हम चाहे तो रोटेशन ऑफ एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। यदि एफ वेक्टर की वैल्यू f1i प्लस f2j प्लस f3k है तो हम यहाँ पर कर्ल एफ वेक्टर को हम चाहें तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड f1 f2 f3। अब इसको हम एक्सपांड करना चाहते हैं तो आई के लिए डेल अपॉन डेल वाई ऑफ f3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ f2, देन माइनस जे के लिए डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ f3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ f1, और के के लिए डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ f2 माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ f1 लिखा जा सकता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कर्ल f जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कर्ल f वेक्टर लिखना चाहते हैं तो समेशन i क्रॉस डेल f अपॉन डेल x लिख सकते हैं, या समेशन j क्रॉस डेल f वेक्टर अपॉन डेल y लिख सकते हैं, या समेशन k क्रॉस डेल f वेक्टर अपॉन डेल z भी लिख सकते हैं। बट ओबियस डेल क्रॉस f वेक्टर जो होता है वो f क्रॉस डेल वेक्टर के डेल के बराबर नहीं होता है। जिस प्रकार से हमने आपको सोलेनोइडल के बारे में बताया था वैसे ही हमारा इरोटेशनल फंक्शन भी होता है, बस सोलेनोइडल शब्द जो है वो डाइवर्जेंट से रिलेटिव है और जो आपका इरोटेशन शब्द जो है वो कर्ल से रिलेटिव है। तो यदि किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल जीरो होता है, जीरो वेक्टर होता है, ध्यान दीजिएगा जीरो वेक्टर होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन होता है इरोटेशन क्या होता है, और अदरवाइज अगर इक्वल टू नहीं होता है तो वो इरोटेशनल ना होकर रोटेशनल कहलाता है। कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास होती है वेक्टर की, उनको आप ध्यान दीजिएगा। डाइवर्जेंट आर वेक्टर की वैल्यू 3 होती है, जहां पर आर वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, दिस इज xi प्लस yj प्लस zk। ओके, सिमिलरली यहां पर वेक्टर a जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k को। ओके, तो डाइवर्जेंट आर वेक्टर की वैल्यू 3 होती है, कर्ल आर वेक्टर की वैल्यू जीरो वेक्टर होती है, डाइवर्जेंट ए क्रॉस आर जो होता है वो जीरो कहलाता है, कर्ल ए क्रॉस आर वेक्टर जो होता है वो 2a के बराबर आता है। यदि r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk है तो हमेशा ध्यान रखिए कि डाइवर्जेंट ग्रेडियंट r टू दी पावर n जो होता है वो n r टू दी पावर n माइनस 2 r वेक्टर के बराबर होता है। अगर हमें यहाँ पर डाइवर्जेंट a डॉट फाई की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है तो लिखने का तरीका होता है फाई डॉट डाइवर्जेंट a वेक्टर प्लस ग्रेडियंट फाई डॉट a वेक्टर। इसी प्रकार यदि हमें कर्ल a वेक्टर डॉट फाई की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको लिखने का तरीका होता है फाई डॉट कर्ल a वेक्टर प्लस ग्रेडियंट फाई क्रॉस a वेक्टर। अगर हमें
डाइवर्जेंट ग्रेडियंट फाई निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट डेल फाई यानी कि डेल स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। 9th है हमारे पास कर्ल ग्रेडियंट फाई, फाई हमारे पास कुछ भी हो, यदि हमें उसका कर्ल निकालना होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 वेक्टर मिलेगा। डाइवर्जेंट कर्ल एफ वेक्टर जो होता है वो डेल डॉट डेल क्रॉस फाई होता है जो कि हमें 0 वेक्टर के बराबर मिलेगा। यानी कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम कर्ल ग्रेड फाई निकालें या डाइवर्जेंट कर्ल एफ वेक्टर निकालें, दोनों ही केस में आपको 0 वेक्टर वैल्यू मिलती है। 11th पॉइंट हमारा है कर्ल इंटू कर्ल डॉट कर्ल एफ वेक्टर जो होता है वो ग्रेड डॉट डाइवर्जेंट एफ वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर एफ वेक्टर के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमें लाप्लासियन ऑपरेटर अगर हमसे पूछा जाता है तो लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर, जिसका मतलब होता है डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन ऑफ डेल जेड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम शॉर्ट में डी लिखते हैं और ये जो होता है वो केवल स्केलर फंक्शन पे ही काम करता है। तो जब भी अगर हमें किसी भी स्केलर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन चाहिए स्केलर फंक्शन, साथ में हमें पॉइंट चाहिए कि किस पॉइंट पर हमें निकालना है और साथ में चाहिए कि हमें किस यूनिट वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग में निकालना है। तो इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है ए कैप डॉट ग्रेड फाई। ठीक है, अब यहां पर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द डी डी इज ए स्केलर फंक्शन एट ए पॉइंट इन ए डायरेक्शन इज स्केलर। सेकंड पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव कब मैक्सिमम होता है, द डी डी ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एट ए पॉइंट इन ए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। नंबर थर्ड, द ग्रेड फाई इज ए वेक्टर टू द सरफेस एंड मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई इज अ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। यानी कि मॉड ऑफ ग्रेड फाई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, डी मैक्सिमम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई के। द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेड फाई जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई के बराबर होती है, यानी कि मॉड ऑफ ग्रेड फाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एन कैप इक्वल टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। और अगर हमें डी डी निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट निकालना हो या लाइन के बारे में बोले तो हमारा फॉर्मूला होता है डी डी इक्वल टू ए कैप ग्रेड फाई। लेकिन यहाँ पर एक वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी के इक्वल कहा जाता है। 8 point, the dd of pi in the direction of outer normal to the surface psi at the point p of xyz is dd equal to a cap grade phi, जहां पर a वेक्टर जो होता है वो डेल साई के बराबर होता है। साई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और एक आपको स्केलर फंक्शन भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पर हमने इतने इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पर लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पर आपको ओवरऑल 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपको लिए प्रैक्टिस होगी, जो आपके आरजीबी एग्जाम यानी फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखें कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं और कैसे क्वेश्चन होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करेगा जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या डाउट पूछना चाहते हैं तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को देखें और लाइक कम से कम 100 लाइक हमारे इसकी टारगेट है, तो इस लेक्चर को 100 लाइक तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है डेल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज। डेल ऑपरेटर जो होता है जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था बाय दिस सिंबल, इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? क्या ये डाइवर्जेंट ऑपरेटर कहलाता है, क्या ये ग्रेडियंट ऑपरेटर कहलाता है, चाहे कर्ल ऑपरेटर कहलाता है या लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है? तो बेस्ट सॉल्यूशन हमारा होगा दिस इज अ ग्रेडियंट ऑपरेटर। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा है द ग्रेडियंट इज टेकन ऑन है। ग्रेडियंट हम किसका लेते हैं? ग्रेडियंट किसका लिया था? तो हमने आपको बताया था कि जब भी अगर हमें ग्रेडियंट की बात की जाएगी तो हमेशा वो स्केलर फंक्शन का लिए आता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो स्केलर होगा। थर्ड क्वेश्चन है डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड आर। देखिए डाइवर्जेंट और कर्ल जो होते हैं हमेशा वेक्टर फील्ड पे काम करते हैं, लेकिन डाइवर्जेंट जो होता है हमेशा स्केलर देता है और कर्ल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा दिस इज अ स्केलर एंड वेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है अ वेक्टर फील्ड विद अ वैनिशिंग कर्ल इज कॉल्ड। किसी भी वेक्टर फील्ड को यदि हम कर्ल पर अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा कहलाता है इररोटेशनल। क्या कहलाता है? इररोटेशनल। नंबर 5 है अ वेक्टर फील्ड विच हैज अ वैनिशिंग डाइवर्जेंट इज कॉल्ड। सिंपली किसी भी वेक्टर फील्ड को यदि हम डाइवर्जेंट पर अप्लाई करते हैं तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, इट इज अ सोलेनोइडल। ये सोलेनोइडल कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डाइवर्जेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो अब हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डाइवर्जेंट निकालना चाहते हैं, इसका मतलब कि हम यहाँ पर डाइवर्जेंट एफ वेक्टर निकालना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर निकालेंगे दिस इज द आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इनटू ऑफ एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर में हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 3x² है। इसका मतलब हो गया दिस इज 6x। देन इसके बाद 5x वाई स्क्वायर को हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा दिस इज 10xy। 10xy z क्यू को करेंगे तो ये आपको मिलेगा दिस इज 3xyz²। अब हमें ये कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट ऑफ 1 2 3। तो यदि हम x की जगह 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे तो ये आपको 20 मिलेगा। और थर्ड के अंदर हमारे पास 3, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 9 हो गई। ये हो गया 3 2 6, 6 इंटू 9 हो गया, 9 6 54। यानी कि हमारे पास होगा दिस इज 26 प्लस 54। तो आपके पास ये आंसर होगा दिस इज 80। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका करेक्ट आंसर आपका है 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ w इक्वल टू xy प्लस yz प्लस z फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ w एट द पॉइंट 1 - 2 0 इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट 369। 369 का मतलब है कि आपको वेक्टर a जो दे रखा है वो 3i प्लस 6j प्लस 9k दे रखा है। तो हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं ग्रेडियंट w। तो ग्रेडियंट w का मतलब होता है कि हम इसको xy प्लस yz प्लस z इसको यानी कि हम निकालेंगे डेल w। तो डेल w का मतलब हुआ कि पहले इस पूरे को करें हम यहाँ पर x के लिए, तो x के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा yi। ओके, सेकंड इसको करें हम y के लिए तो आपको मिलेगा x प्लस जेड के, x प्लस जेड वाई मिलेगा। अब इसी को हम करें z के लिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर y प्लस 1। क्या मिलेगा, y प्लस 1 के। ओके, एक बार चेक कर ले हम यहाँ पर। तो पहले हमने x के लिए किया तो आपको y मिला, फिर उसके बाद y के लिए किया तो आपको मिलेगा यहाँ पर x प्लस जेड। नेक्स्ट आपने z के लिए किया तो आपको मिलेगा y प्लस 1। अब इस वैल्यू को हमें निकालना है एट द पॉइंट 1 - 2 0 पर, तो -2i हो गया। देन इसके बाद हमने x प्लस जेड रखा, तो x प्लस जेड रखेंगे तो प्लस सॉरी दिस इज योर j है ना, j मिलेगा, तो दिस इज योर j। देन y प्लस 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा -k। ओके, अब आपको यहाँ पर 369 का यानी कि हमें यहाँ पर a वेक्टर निकालना है। तो a वेक्टर निकालना तो यहाँ होगा दिस इज 3i प्लस 6j प्लस 9k डिवाइड में हमारे पास आ गया दिस इज द 9 प्लस 36 प्लस 81 है ना। तो भाई 9 जो हो गया 90 के अंदर हमने ऐड किया 81, तो ये आपका हो गया कितना, दिस इज 3i प्लस 6j प्लस 9k अपॉन में आ गया आपके पास √171 मिल गया है। अब आपको डॉट करना है ग्रेड w का और k का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर करेंगे दिस इज dd जो हमको मिलेगा। तो dd हमारे पास जो आएगा, तो हमने इन दोनों का डॉट किया तो आपको मिलेगा दिस इज -6 प्लस 6 और -9 डिवाइड में आपको मिलेगा √171। ओके, यानी कि हमारे पास आ गया 9 अपॉन √171। तो अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने करा दिस इज -9 डिवाइडेड बाय √171। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन आ गया इतना, यानी कि हमारा आंसर है -0.688। -0.688 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सूटेबल आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन b इफ द b इक्वल टू ऑफ xyz। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो वेक्टर r जो होता है वो जैसे हम लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, तो इसको कई बार ऐसा भी लिख देते हैं दिस इज द x प्लस y प्लस z। ओके,
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें इसको करना है x के लिए, तो आपको yz मिलेगा। फिर उसके बाद हम इसको y के लिए करेंगे तो xz मिलेगा, तो xz मतलब हो गया yz हो गया, फिर xz हो गया, तो उसके बाद कुछ z के लिए करेंगे तो xy मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो इस तरीके से सॉल्यूशन ये निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि अगर द वैल्यू ऑफ द कर्ल आर वेक्टर वेयर आर वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो किसी भी आर वेक्टर जिसकी xi प्लस yj प्लस z वैल्यू होती है तो उसका आंसर हमेशा 0 मिलता है। ठीक है, तो वैसे जो करेक्ट आंसर जो होता है वो 0 वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर हमसे 0, जो कि हमारा 0 लिखा हुआ है स्केलर की फॉर्म में लिखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर 0 वेक्टर कहीं पर भी सिंबल रिप्रेजेंट नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ द डाइवर्जन आर वेक्टर वेयर आर वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। हम जानते हैं किसी भी आर वेक्टर जिसकी वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk होती है तो वो हमेशा आती है 3। तो हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो बट ओबीएस हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। हमें वेक्टर f दिया हुआ है yz प्लस zx प्लस xy के, जो कि हमको बताना है कि वो रोटेशनल है, सोलेनोडियल है, या बोथ या नन ऑफ दिस है। तो हमें यहाँ पर अगर ये सोलेनोडियल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका डाइवर्जन 0 आना चाहिए। डाइवर्जन 0 आने का मतलब है कि फर्स्ट वाले को हम x के लिए करेंगे तो 0 मिलेगा, सेकंड वाले को y के लिए करेंगे तो 0 मिलेगा, थर्ड वाले को z के लिए करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा सोलेनोडियल, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं कि आपके पास डाइवर्जन f वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो आपको 0 मिल रही है। Question number 12. The function x plus 3 by I y minus 3z j plus x minus 2zk is a rotational solenoidal या both या none of this। अगर ये solenoidal है तो हमने इसको डिफरेंशियल किया तो हमारे पास इसको x के लिए करेंगे तो 1 मिलेगा, सेकेंड टर्म को y के लिए करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, थर्ड टर्म को z के लिए करेंगे तो आपको 2 माइनस 2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस आंसर इज 0, दैट मींस दिस फंक्शन इज सोलेनोडियल। ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इवैल्यूएट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एट द पॉइंट p 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन pq वेयर q हैज अ कोऑर्डिनेट ऑफ 5 0 4। देखिए यहाँ पर हमारे पास वेक्टर f दे रखा है, यानी कि हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो हमने यहाँ पर इसका ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर। अगर हम यहाँ पर इसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर को हमें करना है। तो अगर हमने यहाँ पर x के लिए किया तो आपको कितना मिलेगा, दिस इज द 2xi। कितना मिलेगा, दिस इज द 2xi। y के लिए करेंगे तो आपको माइनस 2y मिलेगा, और z के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा 4zk। अब इसको निकालना है मुझे एट द पॉइंट 1 2 3 पर, तो 1 रखेंगे x की जगह तो मिलेगा 2i, y की जगह 2 रखेंगे तो माइनस 4j मिलेगा, और z की जगह हम रखेंगे 3 तो आपको मिलेगा दिस इज द 12k, है ना। अब मुझे चाहिए यहाँ पर pq वेक्टर को यहाँ पर a वेक्टर बोला गया, तो a वेक्टर जो है वो मेरे पास pq के बराबर है, और pq का मतलब हमारे पास है दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ q, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, है ना, राइट। तो हमने क्या करा, दिस इज अ 5 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 हो गया, दिस इज अ 4i, 0 माइनस 2j यानी कि माइनस 2j, और 4 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि k। अब अगर मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर दोनों का डॉट करना पड़ेगा। दिस इज अ ग्रेडियंट f डॉट a कैप। तो ग्रेडियंट f मेरे पास कितना है, दिस इज अ ग्रेडियंट f की वैल्यू है दिस इज अ 2i माइनस 4j प्लस 12k, और इसकी वैल्यू मेरे पास होगी दिस इज अ 4i माइनस 2j प्लस k, और इसी का अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा दिस इज द 16 प्लस 4 यानी कि 21, है ना। अब हमारे पास ऊपर का डॉट करें तो ये मिलेगा आपको मुझे 8, ये मिलेगा मुझे प्लस 8, और ये मिलेगा मुझे कितना, प्लस 12, यानी कि मेरा आंसर जो आ रहा है वो मुझे आंसर मिल रहा है दिस इज 28/21। तो इसमें से 28/21 मुझे कोई भी आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14।
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ u इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 103। तो देखिए यहां पर अगर मुझे ग्रेटेस्ट रेट निकालना है तो यहां पर सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ग्रेड यू। क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेड यू। तो अगर मुझे ग्रेड यू की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि एक बार मैं इसको एक्स के लिए करूंगा तो बाय जेड स्क्वायर आई मिलेगा। इसी को यदि मैं y के लिए करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स जेड स्क्वायर जे, और इसी को यदि मैं k के लिए करूंगा तो मुझे मिलेगा दिस इज 3xy जेड के। अब यहां पर मैं 0.103 रख देता हूं, तो यानी कि y की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो पहला वाला हो गया 0i, दूसरा हो गया मेरे पास कितना 9j, और थर्ड हो गया मेरे पास 0k। इसका मतलब है कि मेरे पास ग्रेड यू की वैल्यू जो है वो मिली है 9j। अब जैसे कि इसमें मिला लिखा हुआ ग्रेटेस्ट रेट, तो ग्रेटेस्ट रेट का मतलब होता है कि आपको यहां पर मोड ऑफ ग्रेड यू निकालना है। और अगर मैं 9j का अगर मैं मोड निकालता हूं तो ऑब्वियसली मुझे 9 मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 9 कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड क्यू एट द पॉइंट 2 - 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले इस फंक्शन का पहले निकालना पड़ेगा मुझे ग्रेड। यहां पर मैं निकालना चाहता हूं पहले ग्रेड f। अगर मैं ग्रेड f निकालूंगा यानी कि पहले मुझे x के लिए करना है इसको डिफरेंशिएट, तो मुझे मिलेगा दिस इज द y स्क्वायर i। इसी को y के लिए करूंगा तो मुझे मिलेगा दिस इज द 2xy प्लस जेड क्यू जे, और इसी को यदि मैं k के लिए करता हूं तो मुझे मिलेगा दिस इज द 3y जेड स्क्वायर के। ओके, अब मुझे 2 - 1 पे में निकालना है, तो पहला वाला मुझे मिलेगा दिस इज द i, सेकेंड वाला मुझे मिलेगा 2xy यानी कि ये हो गया -4 है ना, प्लस जेड क्यू की बात करेंगे तो ये हो गया 1 यानी कि j, नेक्स्ट 3y जेड स्क्वायर यानी कि 3y जेड स्क्वायर मतलब कि मेरे पास हो गया दिस इज द 3 इंटू -1 इंटू 1 यानी कि दिस इज द माइनस ऑफ 3k। ओके, अब यहां पर मुझे निकालना है dd, तो dd निकालने का लॉजिक हमारे पास क्या होगा, पहले इस वैल्यू को लिख देता हूं, दिस इज i -3j -3k, और इसका निकालता हूं मैं यूनिट वेक्टर, तो कितना मिलेगा दिस इज i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय में मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस यानी कि 3 मिलेगा मुझे। दोनों को डॉट करूं तो 1 - 6 एंड -6 डिवाइडेड बाय 3, तो यानी कि मेरा आंसर आ गया दिस इज -11/3। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है -11/3, दैट मीन्स डी। मेरा करेक्ट आंसर कहलाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड v इज अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी अगर हम यहाँ पर किसी भी स्केलर फील्ड का यदि हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है। उसका जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है वो हमें मैक्सिमम स्पेस को शो करता है। इसका मतलब है कि वो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज को करता है। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन होगा ट्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट पाई इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड पाई। ऑब्वियसली ग्रेड पाई की जगह यहाँ पर ग्रेड बी हो गया, और बी का हमारे पास जो मैक्सिमम होगा वो बी की इंक्रीज वैल्यू के फॉर्म में ही लिखाएगा। नेक्स्ट f vector x y square I plus y x square j then f vector is not conservative vector। आप देखिए जब भी अगर हमें कंजर्वेटिव की अगर बात की आती है तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर हमें कभी भी अगर हमें वेक्टर f दिया जाता है जिसमें हमको लिखा होता है m i प्लस एन जे, क्या लिखा होता है m i प्लस एन जे, तो आपको चेक करना है कि डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू अगर हमारे पास डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू के इक्वल आती है तो कंजर्वेटिव होगा, अगर नहीं आती है तो कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर को मुझे करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करना है, तो मुझे मिलेगा दिस इज 2xy, और डेल एन अपॉन डेल एक्स को करना तो ये भी मुझे 2xy मिलेगा। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपका कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मीनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है।
स्ट्रेट वेक्टर द गिवन इक्वेशन इज कंजर्वेटिव वेक्टर, हमें सेम यहाँ पर भी सेम पता लगाना है। तो हमको इस वाले टर्म को करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज द एक्स क्यू, और इसको करना है हमें x के रिस्पेक्ट में, तो हमको कितना मिलेगा, दिस इज द वाई क्यू। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो ये हमारा फॉल्स आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट द पॉइंट P11, यानी कि हमें यहाँ पर ग्रेडियंट फाई निकालना है और फिर हमें पॉइंट 11 पर ये वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भाई हमने निकाला पहले ग्रेडियंट फाई, इसका मतलब है कि पहले वाले को हमें x के लिए करना है, तो हमें x के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज 10xy प्लस जेड स्क्वायर आई। सेकेंड टर्म को करना है y के लिए, तो आपको मिलेगा दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 10yz, ये आपका g हो गया। नेक्स्ट हमें करना है z के लिए, तो आपको मिलेगा दिस इज माइनस 5yz प्लस 2zx के। हमें अब यहाँ पर वैल्यू निकालनी है 1 तो यहाँ पर मिलेगा दिस इज द 10i, ये मिलेगा मुझे माइनस 5j, ओके सॉरी ये 11 मिलेगा हमें 11, एंड नेक्स्ट मिलेगा माइनस 5 प्लस 2 यानी कि माइनस 3k। 11i माइनस 5j माइनस 3k, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, f वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आई माई प्लस 2xzj प्लस 2yzk है, और आपसे बोला गया है कि डाइवर्जेंट कर्ल f वेक्टर निकालो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी अगर हमें डाइवर्जेंट कर्ल f वेक्टर निकालने को बोलेंगे, चाहे वेक्टर हमारे पास कुछ भी हो, ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हमेशा 0 मिलेगा। यानी कि आप 10th पॉइंट पर देख सकते हो, हम इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो हमारा होगा, क्वेश्चन क्या था हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 0। ठीक है, वैसे हमारे पास कहीं पे भी 0 वेक्टर नहीं लिखा हुआ, डाइवर्जन निकालने को बोला गया, तो ये आंसर हो गया हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 21, r इक्वल टू r वेक्टर इक्वल टू दिया xi प्लस yj प्लस zk, देन द वैल्यू ऑफ द ग्रेड r टू दी पावर n। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी अगर हमें ग्रेड r टू दी पावर n निकालना होता है, तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है वो n r टू दी पावर n माइनस 2 r वेक्टर होता है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिटी के अंदर भी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ द डेल टू r टू दी पावर माइनस 1। तो डेल टू r टू दी पावर माइनस 1 निकालना है हमें। डेल टू r टू दी पावर माइनस 1 निकालने के लिए आपको पहले डेल r टू दी पावर माइनस 1 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डेल r टू दी पावर माइनस 1 निकालना होगा। तो देखें, तो डेल r टू दी पावर माइनस 1 से मतलब क्या है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर हम n की जगह -1 रख देंगे, तो आपको मिलेगा दिस इज -1 r टू दी पावर -3 इंटू r वेक्टर, है ना। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि मुझे r की पावर -3 इंटू r वेक्टर मिलेगा। अब मुझे इसी का निकालना है डेल्टा 2, अगर मुझे निकालना है तो डेल्टा 2 का मतलब मेरे पास क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, दिस इज द डेल 2 r टू दी पावर -1 का मतलब हुआ दिस इज द डेल r टू दी पावर -1। और अभी हमने डेल r टू दी पावर -1 की जो वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली है, दिस इज r टू दी पावर -3 इंटू r वेक्टर, है ना। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ग्रेडियंट ए वेक्टर डॉट फाई। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम रूल को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, दिस इज r टू दी पावर -3 इंटू डेल r वेक्टर प्लस r वेक्टर को हमने बाहर करा, दिस इज द डेल r टू दी पावर -3, डेल r टू दी पावर -3, है ना। दिस इज माइनस r टू दी पावर -3 एज इट इज से डेल r वेक्टर की वैल्यू मेरे पास 3 होती है, दिस इज r वेक्टर डेल r टू दी पावर -3, यानी कि हम यहाँ पर n की जगह -3 रख रहे हैं, तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज -3 r टू दी पावर -5 हो जाएगा इंटू r वेक्टर। ओके, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया -3 r टू दी पावर -3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 r टू दी पावर -5 है, r इंटू आर हो गया r स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये 0 मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका है 0। क्वेश्चन नंबर 23 है, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस x by स्क्वायर x by q z स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट -1 -1 2।
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले हमने यहाँ पर फाई ले लिया, फाई की वैल्यू मेरे पास हो गई दिस इज एक्स बाई क्यू जेड स्क्वायर माइनस 4। अब हम यहाँ निकालेंगे इसका ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई की जो वैल्यू आएगी, तो पहले करना है मुझे एक्स के लिए, तो मुझे मिलेगा दिस इज बाई क्यू जेड स्क्वायर आई, दूसरा मिलेगा इसको वाई के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा दिस इज प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे, और तीसरा करेंगे इसको k के लिए मतलब z के लिए, तो आपको मिलेगा 2x वाई क्यू जेड ए। ओके, अब मैं यहाँ पर x की जगह -1, y की जगह -1 और z की जगह 2 रखना है, तो z की जगह 2 रखा तो 8 हो गया, तो y की जगह -1 हो गया, -1 माइनस यानी कि -4i हो गया, दिस इज -4i। ओके, देन नेक्स्ट मेरे पास है 3x यानी कि -3, देन -3 मिलेगा और z की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि -3 इंटू 4 यानी कि -12 j, और नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है 2x यानी कि -2, देन +2 यानी कि +4, आपकी वैल्यू हो गई +4 है ना। अगर मुझे यहाँ पर अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो n कैप, तो मेरे पास कितना होगा दिस इज -4i -12j +4k डिवाइड में मेरे पास हो जाएगा दिस इज √16 144 +16, 16 और 16 होता है 32 में 144 करेंगे 176। अब देखना -4i -12j +4k यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, तो देखिए अगर आपको थ्योरी पे अगर आपकी पकड़ बनी हुई है तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं इस लेक्चर में आपको इस प्रकार से यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले आपको मैं थ्योरी की नॉलेज देता हूँ, थ्योरी के बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे फायदा क्या मिलता है? इससे फायदा ये मिलता है कि हमें आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाती है और सारी चीजें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n r टू दी पावर n r वेक्टर इज सोलेनोइडल। तो हमेशा ध्यान रखिए हमें ऑलरेडी हमें ये सोलेनोइडल दिया हुआ है, इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है यानी कि हमारे पास इसका डाइवर्जेंट r टू दी पावर n r वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आती है दिस इज n+3 आती है ना। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या जीरो वेक्टर के बराबर, तो हमने जीरो वेक्टर के बराबर रखा तो n की वैल्यू हो गई -3, तो आपका आंसर आएगा बी। तो आपका करेक्ट आंसर है बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ABC व्हेन द वेक्टर इज इरोटेशनल। यानी कि वेक्टर में इरोटेशनल दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे कर्ल निकालना पड़ेगा और कर्ल की जो वैल्यू है वो हमें इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो सिंपल है कि हमने यहाँ पर लिया दिस इज द कर्ल एफ, है ना, दिस इज द कर्ल एफ। आपने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाया है ना, दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K। दिस इज del upon del x, del upon del y एंड दिस इज द del upon del z। यहाँ पर आपकी ये वैल्यू होगी दिस इज 2x + 3y + az। सेकेंड वैल्यू आपकी है दिस इज bx + 2y + 3z, और तीसरी वैल्यू है दिस इज 2x + cy + 3z, है ना। ये आपका 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे इस वैल्यू को जीरो के इक्वल लेके चलना है, जीरो वेक्टर के इक्वल लेके चलना है, तो आपके पास क्या होगा दिस इज I। तो पहले इसको y के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा c, माइनस इसको करेंगे हम z के लिए तो आपको मिलेगा 3, माइनस j के लिए इसको करेंगे हम x के लिए तो आपको मिलेगा 2, और इसको करेंगे हम z के लिए तो आपको मिलेगा a, है ना, देन प्लस k, इसको करेंगे x के लिए तो आपको मिलेगा b, और इसको करेंगे y के लिए तो आपको मिलेगा -3, और हमने इसको कंपेयर करना है जीरो वेक्टर से। जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0i + 0j। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि c की वैल्यू मुझे 3 मिल रही है, यहाँ पे 2 - a था यानी कि -2a + a हो गया, तो a की वैल्यू आपकी हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 3। भाई कौन सा आंसर सही है? दिस इज a = 2, b = 3 और c = 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो
हमने अभी आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि हमारे पास सेट ए है, जिसमें हमने ओवरऑल 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर यानी कि सेट 2 में मैं आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी अराउंड 25 क्वेश्चन होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में लाइक को 100 लाइक तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉगर पे फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे www.sonendrgupta.com पे जा सकते हैं। साथ में अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे विजिट करिएगा www.blogspot.sonendrgupta.blogspot.com पर। अगर आप मेरे फेसबुक से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ सकते हैं, मैथ्स फॉर यू 1 और मैथ्स फॉर यू 2 से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।